तो किसी भी एटम का जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जो इसका बहुत सारे तरीके, इसमें से स्लेटर्स रूल है जो बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए। तो ये स्लेटर्स रूल क्या है, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने एक इक्वेशन दिया कि ZEFF इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, जहाँ पे ZEFF हो गया इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z हो गया न्यूक्लियर चार्ज यानी कि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की नंबर के बराबर, माइनस सिग्मा हो गया शिल्डिंग इफेक्ट। तो ये इक्वेशन निकाल के दिया। तो उसमें से उन्होंने किसी एटम का जो ये सिग्मा वैल्यू है उसको, उस एटम में हर ऑर्बिट का अलग अलग सिग्मा वैल्यू कैसे निकालना है वो उन्होंने बताया। तो उन्होंने ये बताया कि जो एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिट पे, तो उसे जो न्यूक्लियर चार्ज मिलता है वो पूरा नहीं मिलता, उसका थोड़ा सा पोर्शन मिलता है, थोड़ा सा पोर्शन ही उसको अट्रैक्ट कर पाता है, थोड़ा सा पोर्शन। तो वो पोर्शन क्या है किसी ऑर्बिट पे किसी इलेक्ट्रॉन का, तो उसे ही उन्होंने बताया कि वो कितना सील्ड कर पाता है, उस वैल्यू को हर ऑर्बिट पे अलग अलग करता है। तो वो क्या है, किस रूल, कौन सा रूल है, उस रूल्स को देख। जो पहला है उसमें क्या है कि कोई भी एलिमेंट है जिसका हम निकाल रहे हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको इस फॉर्म में लिखना है। जैसे 1s 2s 2p को एक साथ लिखना है, फिर 3s 3p को एक साथ, और फिर 3d जो आएगा 3d वाले को अलग लिखना है, और फिर 4s 4p को एक साथ, 4d अलग और 4f अलग, फिर आएगा 5s 5p एक साथ, इसी तरह करके d वाले को अलग f वाले को अलग करके इस फॉर्म में लिखना है। दूसरा, जो भी ऑर्बिट का इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है उसको टारगेट करेंगे। वो जो टारगेट ऑर्बिटल्स है जैसे कि S P D F, तो उसमें से जैसे D है इसमें से, तो D, तो इसका जो बड़ा वाला से जो हायर ऑर्बिट के जो हैं ऑर्बिट के हैं, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे और बाकी पहले वाले सबको हम उसमें रखेंगे। तो वही है, हायर वाले को इसलिए करेंगे कि हायर वाला जो है वो लोअर वाले को सील्ड नहीं कर पाता है। तो हायर वाले को, जैसे कि हमें यहाँ 4D को 4D का करना है, तो इसमें जो 5s 5p सब एलिमिनेट हो जाएंगे, उसको नहीं रखना है। और जो भी टारगेट ब्लॉक है जैसे D का है, तो D वाले इलेक्ट्रॉन्स, D वाले में, D ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें से एक कम कर देना है। जैसे D में अगर हमारा 10 है तो 10 में से हम 9 लेंगे, 9 को काउंट करेंगे और एक को हटा देंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो ये है थर्ड रूल। क्या है थर्ड रूल में, ये 2 टाइप में बढ़ जाता है, 2 टाइप में बढ़ जाता है। एक बढ़ जाता है S ऑर्बिट, जो फर्स्ट ऑर्बिट है न्यूक्लियस के सबसे पास वाला ऑर्बिट है, एक वो हो जाता है जिसमें सिर्फ उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स का उन्होंने एक कांस्टेंट वैल्यू दिया कि वो 0.30 से का वैल्यू उस ऑर्बिट वाले को दिया, और उससे ये वैल्यू कि इलेक्ट्रॉन्स का, हर एक इलेक्ट्रॉन्स का ये वैल्यू होगा। फिर दूसरे में क्या आया, दूसरे में आया S और P वाले जो ऑर्बिटल हैं वो एक साथ है, उनका एक जैसा रूल है। तो इसमें जो एटम में जो S P ऑर्बिटल, इसमें ये रूल है कि इसका जो ऑर्बिटल है, जैसे किसी एटम का जो ऑर्बिटल जो nth सबसे लास्ट ऑर्बिटल है, तो उस ऑर्बिट को n रखा, उससे पहले वाले को n माइनस ऑर्बिट, और उससे पहले n-2 n-3 ऐसे ऑर्बिट फॉर्म में उन्होंने फॉर्म किया। दे न्यूक्लियस के पास वाला जो है इस तरह से आएगा। तो जो n ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके हर एक इलेक्ट्रॉन्स का जो वैल्यू बताया, वो बताया 0.35। फिर n-1 यानी उससे पहले वाला जो ऑर्बिट है, उस इलेक्ट्रॉन पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका अलग वैल्यू जो है 0.85 बताया। और उसके पहले वाले जितने हैं n-2 n-3 जितने भी न्यूक्लियस के पास तक वाले ऑर्बिट बन रहे हैं, उस सब का वैल्यू हर ऑर्बिट पे
1 होगा। जैसे n-2 का 1, n-3 का 1, इस तरह से सबका 1 होगा। और तीसरा आ गया df ऑर्बिटल। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एटम का ऑर्बिट बनेगा तो इसमें भी वही n जो लास्ट वैलेंस शेल वाला जो लास्ट ऑर्बिट है उसका n, उससे पहले n-1, n-2 सेम फॉर्म है, लेकिन इस पे n वाला जो ऑर्बिट है उसका वैल्यू 0.35 और उससे जो जितने भी पहले हैं और उस n वाले ऑर्बिट पे भी d ऑर्बिट को छोड़ के जो sp के हैं सबका वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे कि n पे जो d का वैल्यू है सिर्फ d ऑर्बिटल का वैल्यू 0.35 होगा, बाकी जो उसमें जो s और p ऑर्बिटल है उसका 1 होगा, और उसके नीचे वाले जितने भी हैं n-1 उसका भी 1 होगा, n-2 उसका भी 1 होगा। इस तरह से 1 सबका, यानी कि सिर्फ n का सिर्फ d ऑर्बिटल का छोड़ के बाकी का सबका जो लोअर है सबका 1 होगा। इसके बाद हम इसमें s इक्वल टू समेसन ऑफ ni और si। तो इसमें क्या है, ये जो S जो हो गया ये शिल्डिंग इफेक्ट हो गया, यानी सिग्मा हो गया, सिग्मा का वैल्यू हो गया ये समेसन ऑफ Ni और Si, जहाँ पे Ni जो है हर ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका नंबर है, हर ऑर्बिट जो भी इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद Si जो हो गया वो जो कांस्टेंट वैल्यू है हर एलिमेंट का अलग जो कांस्टेंट वैल्यू वो वैल्यू हो गया। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है हर ऑर्बिट के अनुसार, और उसके बाद से वो सबको सम कर देंगे तो हमारा क्या वैल्यू मिल जाएगा, सिग्मा, यानी शिल्डिंग इफेक्ट मिल जाएगा किसी भी एलिमेंट का। और जब ये वैल्यू मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, जेड इफेक्टिव ZEFF इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो उस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे तो हमारा जेड इफेक्टिव निकल जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये रूल कैसे काम करता है किसी एलिमेंट। पहले हम 1s यानी फर्स्ट वाले और न्यूक्लियस के सबसे पास्ट ऑर्बिट जो है उसमें s ऑर्बिट का निकाल देखते हैं। जैसे लिथियम है तो लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन्स 3 होता है। इसका जो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा 1s2 2s1। तो इसमें हमें s ऑर्बिट का निकालना है, 1s का निकालना है। तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम। तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.30 से। तो क्या आएगा हमारा वैल्यू, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 0.30 आएगा। तो अब ये जो हमारा सिग्मा वैल्यू शिल्डिंग इफेक्ट का जो वैल्यू मिला तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, ZEFF इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू यानी कि एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन का नंबर, तो इसका लिथियम का कितना होता है 3 होता है, तो 3 माइनस 0.30 तो हमें क्या मिल जाएगा 2.7। तो ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा लिथियम का 1s ऑर्बिट पे। तो ये हो गया इसका। अब दूसरा देखेंगे sp ऑर्बिटल के लिए। जिंक में देखेंगे तो जिंक एलिमेंट का देखते हैं तो जिंक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है 30 होता है। जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल तो इस प्रकार 1s2 2s2 2p6 ये दोनों को एक साथ लिखेंगे। फिर 3s2 3p6 इसको एक साथ लिखेंगे। 3d10 को एक मतलब अलग लिखेंगे 3d10। उसके बाद आ जाएगा हमारा 4s2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा जिंक का। 4s ऑर्बिट का निकालना है तो 4s ऑर्बिट हमारा उस पर देखेंगे, ये हमारा टारगेट ऑर्बिटल है 4s। तो ये हमारा 4s है यानी इसमें 4 ऑर्बिट है। तो हमारा लास्ट ऑर्बिट n हो गया, ये 4sn हो गया। 3d वाले जो हैं ये n-1 हो गए। इस ऑर्बिट जो भी 3p 3s 3d ये सब हो गए हमारे n-1, और 2 वाले हो गए n-2 और 1 वाले हैं वो n-3। तो इस तरह से ऑर्बिट फॉर्म में ये इक्वेशन बैठा। तो इसमें हम अब देखेंगे कि हमें निकालना है 4s ऑर्बिट का। तो 4s ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4s2 इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देंगे
और इस n पे कितना इलेक्ट्रॉन्स का होगा हमारा 0.35। तो 1 को हम अप्लाई कर देंगे 1 इंटू 0.35, फिर प्लस हो जाएगा। इसमें हमारा n-1 में 0.85 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.85 ये जो n-1 में यानी 3 वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, d के हो गए 10 और p के 6 और इसके s के 2, तो टोटल 18 हो गया। तो 18 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.85 से, फिर प्लस देखेंगे n-2 में, तो उसके बाद जितने भी है सबको 1 से मल्टीप्लाई करें। तो इससे पहले n-2 वाले में 2 ऑर्बिट वाले में देखेंगे तो उसमें 8 हैं, तो 8 × 1, फिर प्लस हो जाएगा। s में 2 है तो 2 × 1, तो इस तरह से फॉर्म में बनेगा। उस कैसे इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 25.65। तो ये जो वैल्यू आएगा शिल्डिंग इफेक्ट का आएगा, सिग्मा वैल्यू मिल गया। तो सिग्मा वैल्यू मिल गया, वैसे में पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो क्या है हमारा ZeFF इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। तो Z वैल्यू इसमें आ जाएगा हमारा जो जिंक का एटॉमिक नंबर है, तो 30 माइनस, और ये जो वैल्यू आया है 25.65, जो वैल्यू आएगा 4.35, जो कि 4s ऑर्बिटल का ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा जिंक का। तो ये नेक्स्ट है DF ऑर्बिटल का जो है उसको हम देखेंगे जिंक में। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसमें जो ये 3D है, तो ये 3D हमारा N हो गया, टारगेट है ये N हो गया, तो N ऑर्बिट हो गया। और इससे बाद वाला जो भी 4s2 है इसको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये हायर है, इसमें ये अपने लोअर वाले को शिल्ड नहीं करेगा, तो ये इग्नोर हो जाएगा। तो 3D को हम टारगेट कर रहे हैं, तो 3D के बाद इससे पहले जो भी होंगे वो उनका, जैसे कि अब ये 3s 3p है, तो ये सब चले जाएंगे लोअर में, इनका 1 हो जाएगा वैल्यू। और ये जो 3D है तो इसको लिखेंगे 3D पे कितने हैं 10 हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 0.35 इंटू 9। उसके बाद प्लस बाकी जितने भी हैं लोअर वाले सबको 1 वैल्यू हो जाएगा। टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब ऑर्बिट के n-1 n-2, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.15 इंटू 18, और फिर देन सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा 21.15। तो इसको फिर हम उसी इक्वेशन में पुट करेंगे, ZeFF इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, तो हमारा Z इफेक्टिव का वैल्यू आ जाएगा 30 माइनस 21.15, तो इक्वल टू हो जाएगा 8.85। ये हो जाएगा जिंक का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3D ऑर्बिट का। तो इसी तरह से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी एलिमेंट का निकालेंगे। तो यही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।